देवरानी पड़ी जिठानी पर भारी। ये कहानी एक ही परिवार की दो बहुओं की है। पहली है चंचल जो बहुत ही सुंदर है और दूसरी है मीनाक्षी जो बहुत ही आज्ञाकारी और संस्कारी बहू है। अरे बहू, सब तैयारी हो गई ना मंदिर की? कुछ छूटता तो नहीं? नहीं माँ जी, मैंने सब देख लिया है, एक बार आप भी देख लीजिए ना। मैं तो तैयार हो गई माँ जी, चलिए अब मंदिर के लिए निकलते हैं। अरे अभी मीनाक्षी को तो तैयार हो जाने दो, सामान रखने के चक्कर में बेचारी तैयार होना ही भूल गई। जा बहू, तू भी तैयार होकर आ जा, फिर निकलते हैं। ठीक है मम्मी जी। जिठानी जी, आप ये सामान एक बार देख लीजिए ना। अरे तुमने देख लिया है ना, फिर देखने की क्या जरूरत है? अरे बहू, तू सामान की चिंता छोड़, उसे मैं देख लूंगी। जा जल्दी से तैयार हो जा, इसे कहने का कोई फायदा नहीं। शाम को मम्मी, कल मेरा ऐसे कंपटीशन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इस टॉपिक पर क्या लिखूं, कुछ बताओ ना मम्मी। अरे खुद से कुछ लिख लेना, मुझे परेशान मत कर। देख नहीं रहा मुझे कितना काम है? मम्मी, आप फोन ही तो चला रही हो, प्लीज कुछ बता दो ना। इधर आजा, मैं बता देती हूँ। मम्मी कुछ काम कर रही है ना। थैंक यू देवरानी जी, इस घर में एक तुम ही तो हो जो मुझे समझती हो, और वैसे भी ये काम मेरे करने के लायक थोड़ी ना है। अरे लेकिन चंचल बहू, बच्चा तो तेरा है ना, तो तू ही उसकी मदद करेगी ना। कोई बात नहीं ना माँ जी, दीदी कोई काम कर रही है। अरे ये कोई काम नहीं कर रही, बस काम से बचने का बहाना ढूंढती रहती है। अपने मेकअप का सामान देख रही होगी पक्का। पूरे दिन सजने संवरने के अलावा करती ही क्या है? माँ जी, आप सबको तो यही लगता है कि करती ही क्या है, लेकिन अपने आप को मेंटेन करना किसी काम से कम है क्या? और वैसे भी मैं देवरानी जैसी थोड़ी ना हूँ जिसको कोई पूछता ही ना हो। लोग तो मुझे देखते ही मुझसे पूछने लगते हैं और बात करने लगते हैं। आप नहीं जानती, बाहर मेरी भी कोई इमेज है। हाँ, मुझे तो समझ में ही नहीं आता, तू ही तो जानती है सारी दुनियादारी, हम तो बेवकूफ है ना। अगले दिन ये सारा सामान कैसे बिखरा पड़ा है? तुम इतने सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मैंने एक कमेटी ज्वाइन की है, उसकी ही मीटिंग के लिए जा रही हूँ। वो भी बिना नहाए? अरे कम से कम नहा तो लेती। अरे इतना टाइम नहीं है मेरे पास, और वैसे भी मेरा चेहरा देखकर कोई नहीं बता सकता कि मैं नहाकर नहीं आई हूँ। और ये परफ्यूम है ना, इसे लगाने से मेरे से केवल खुशबू ही खुशबू आएगी। फिर भी बिना नहाए कितना गंदा लगता है। अरे इतना ही है तो कुछ मीनाक्षी से सीखो, वो नहा धोकर तैयार होकर किचन में तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही है। देखो मेरे पास ना तुम्हारी ये बातें सुनने का वक्त नहीं है, लेट हो रहा है मुझे, चलती हूँ मैं। और वैसे भी उसका पति क्या कमाता है सब जानते हैं, वो काम नहीं करेगी तो क्या राज करेगी? जिठानी नाश्ता करके चली जाती है। छोटे के लिए ऐसा मत बोलो, जितना कमाता है परिवार के लिए काफी है, और वैसे भी मैं जो कमाता हूँ तुम तो उड़ा ही देती हो। कैसे सारा सामान बिखेर कर चली गई, क्या होगा इसका? ओह, थोड़ी देर में मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। लीजिए भैया आपकी चाय, और आप सामान की चिंता मत कीजिए, बाद में मैं ठीक कर लूंगी। आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू मीनाक्षी, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। और प्लीज इन बेडशीट्स को चेंज भी कर देना। मैंने चंचल को कितनी बार कहा है, लेकिन उसने अभी तक नहीं किया। प्लीज तुम कर दोगी? अरे भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कर दूंगी। ऐसे ही जेठानी अपने हर काम से भागती और देवरानी अपने काम के साथ साथ जेठानी का काम भी पूरा करती, और जेठानी बस अपना सारा वक्त घूमने फिरने और अपने आप पर लगाती। लेकिन एक दिन अब क्या करे, ये तो बड़ी परेशानी हो गई। हे भगवान, अब तो तेरा ही सहारा है। क्यों माँ जी, ऐसा क्या हो गया? आप इतनी परेशान कभी नहीं दिखी, सब ठीक है ना? हम जो घर बना रहे थे उसके लिए हमने कुछ पैसे लोन लिए थे और चुका भी दिए थे, लेकिन आज जाकर पता चला कि थोड़े पैसे अभी भी बाकी है। बैंक वालों ने सर खा रखा है। अब आप लोगों ने पूरे पैसे भर दिए हैं, तो अब कौन से पैसे बाकी हैं? भाभी, उनसे उस समय कुछ गलती हो गई थी, तो उन्हें लगा हमने पूरे पैसे भर दिए हैं, लेकिन आज हमें वहाँ से पता चला कि अभी और भी बाकी है, और उस समय से उन पर बहुत ज्यादा ब्याज बढ़ गया है।
अगर हमने वो पैसे जल्दी नहीं चुकाए तो और बढ़ता ही रहेगा। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इतने कम समय में इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे होगा? मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास मेरी शादी के गहने हैं, अगर उनको बेच दे तो। तू पागल तो नहीं हो गई? अपने गहने बेच रही है? माँ जी, गहनों का क्या है, कल दोबारा बन जाएंगे। और वैसे भी गहने चले गए तो कुछ नहीं बदलने वाला, लेकिन ये घर चला गया तो। बात तो तुम सही बोल रही हो, लेकिन रकम इतनी ज्यादा है, तुम्हारे गहने काफी नहीं होंगे। अच्छा, तो बड़ी के गहने भी ले लो ना। मैं अपने गहने नहीं बेचने वाली। हाँ, मेरी माँ ने कितनी मुश्किल से मेरे लिए बनवाए थे। तुम्हारे ही गहने थोड़ी ना जा रहे हैं, मीनाक्षी भी तो दे रही है अपने गहने। अच्छा, इतना ही है तो तुम अपनी माँ के गहने क्यों नहीं बेच देते? माँ जी की भी तो गहने हैं। ये तुम क्या बोल रही हो? वो खानदानी गहना है, बाद में तुमको और मीनाक्षी को ही तो मिलने वाले हैं। अरे रहने दे, वो नहीं देना चाहती तो कोई जबरदस्ती नहीं। मेरे पास और भी है, मैं दे दूंगी। लेकिन मुसीबत के वक्त ये पता चल गया कि किसे इस घर की फिक्र है और किसे गहनों की। लेकिन माँ, वो तो दादी के गहने हैं। वैसे भी माँ, इतनी भारी चीज बनाना मुश्किल हो जाएगा, रहने दे। अरे मुझे और कुछ नहीं सुनना। मेरे लिए ये घर सिर्फ घर नहीं, बल्कि शहर में मेरी इज्जत की बात है। तुम पर तो मुझे शर्म आती है। वैसे तो बड़ी बनती फिरती हो, लेकिन ऐसे बुरे समय में साथ देने की बजाय भाग गई। अरे अब इसमें मेरी क्या गलती है? वैसे अगर गहने नहीं पहनूंगी ना तो बाहर मुझे कोई पहचानेगा भी नहीं। हाँ भैया, सही बोल रही हैं जेठानी जी। वैसे तो आप अपनी सुंदरता की इतने झंडे गाड़ती रहती हो, लेकिन ऐसी सुंदरता का क्या फायदा जब आपका मन ही मैला हो। आप ये दिखावा करना छोड़ दीजिए कि आपको इस घर की चिंता है। अगर होती तो आज यूं इस तरह भागती नहीं, परिवार की मदद करती। तू बहू अपनी सुंदरता में इतनी खो गई है कि तुझे असल जिंदगी और दिखावटी जिंदगी में फर्क नहीं पता। तू बस दिखाती है, लेकिन मीनाक्षी कुछ बोलती नहीं, दिखाती नहीं, बस करती है। माँ, आप सही कह रही हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं झूठे दिखावे में पागल हुई जा रही थी। ये कहकर देवरानी जेठानी दोनों अपने गहने रखकर ससुराल वालों की मदद करती है। तंग करने वाली सास। मेघा अपनी सास आरती और अपने पति सुंदर के साथ रहा करती थी। मेघा बहुत ही संस्कारी बहू थी, लेकिन उसकी सास की आदत तो थी अपनी बहू को तंग करने की। इसलिए वो अपनी बहू को बहुत ही ज्यादा परेशान किया करती। ऐसे ही एक दिन मेघा अपनी सास को चाय देती है। वो चाय देखकर उसकी सास कहती है, अरे ओ बहू, ये कैसी चाय बनाई है? दिखने में बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, रंग भी कुछ अच्छा नहीं है। तू एक काम कर, मेरे लिए फिर से चाय बना दे, और इस बार कड़क और बढ़िया रंग वाली चाय बनाना। मम्मी जी, चाय तो बिल्कुल ठीक है। अगर इससे ज्यादा कड़क चाय बनाई तो आप पी भी नहीं पाओगे। तूने इसमें दूध कम, पानी ज्यादा डाला है और पत्ती कम, चीनी ठोक रखा है। ऐसे कोई चाय बनाते हैं क्या? कितनी बार समझाया, पर तू मेरी बातों का ध्यान ही नहीं देती। ठीक है मम्मी जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। इतना कहकर मेघा वहां से चली जाती है और इधर आरती खुद से बोलती है, वैसे मेरी बहू सारा काम अच्छा करती है, पर मैं इसकी तारीफ कर दूंगी तो ये मेरे सर पर चढ़कर ताता थैया करेगी। इससे तो अच्छा है कि मैं इसके काम में कमियां ही निकाल कर इसको तंग किया करूं। थोड़ी देर बाद आरती अपनी बहू के पास जाती है। उसे कपड़े धोते हुए देखकर कहती है, बहू, तूने कपड़े धोना नहीं सीखा है क्या? क्यों, क्या हुआ मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अरे देख तो जरा इस कपड़े को, अभी भी कितने मैले हैं। माँ जी, वो आपको मैले इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि उन्हें अभी मैंने धोए ही नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुझे अभी और कपड़े ला कर दे रही हूँ, अच्छे से धोना। जी माँ जी, जैसा आप कहें। आरती उसको बहुत सारे कपड़े ला कर देती है। अगले 2 घंटे बाद आरती उसको आवाज लगाती है, मेघा,
अब मुझे खाना पीना देगी या नहीं देगी? खाना बन चुका है तो लगा जल्दी से, बहुत भूख लग रही है। मेरी सासू माँ भी ना जीने नहीं देंगी मुझे। हाँ माँ जी, दे रही हूँ। इतना कहकर मेघा अपनी सास को खाना परोसती है। जैसे ही उसकी सास खाना खाती है, अपनी बहू से कहती है, हाय हाय, कितना बेकार खाना बनाया है तूने। ऐसे भी कोई खाना बनाता है क्या? इससे अच्छा तो मैं बनाती हूँ खाना। देख तो जरा, नमक कितना कम है। तुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं है क्या? बस माँ जी, बहुत हो गया। आप जब तक मुझे बोल रही थी तब तक ठीक था, लेकिन अब मेरे घर वालों को कुछ भी मत बोलिए। आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि नमक कम ना हो। इतना कहकर मेघा वहां से चली जाती है। अगले दिन अपने पति के साथ बाहर जाने का प्लान बनाती है तो वो जीन्स पहनकर निकलती है। ये देखकर आरती मेघा से कहती है, बहू, तेरी शादी हो चुकी है, अब तू कुंवारी नहीं है जो इस तरह से जीन्स पहनकर बाहर जा रही है। माँ जी, अकेले थोड़ी जींस पहनकर बाहर जा रही हूँ, मैं इनके साथ बाहर जा रही हूँ। और वैसे भी जींस में बुराई क्या है? अरे हाँ हाँ, बढ़िया आई मुझसे पूछने वाली, बुराई क्या है? अरे चल जा यहाँ से, साड़ी पहन कर आ। बेचारी मेघा, सास के सामने उसकी एक ना चली। वो जाकर साड़ी पहनकर आती है और दोनों घर से निकलते हैं। मेघा रास्ते में अपने पति से कहती है, सुंदर जी, आपकी माँ ने तो हद ही कर दी। हर चीज में कमी निकालती हैं। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन वो मुझे तंग करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती हैं। अरे मेघा, अगर वो तुम्हें तंग कर रही है तो तुम भी उनकी बहू हो। अब उन्हें कैसे संभालना है तुम्हें पता होना चाहिए। पति की बात पर मेघा सोचने लगती है। सुंदर जी बात तो ठीक कर रहे हैं। अब ये मेरी सास है, जैसे मुझे ये तंग करती है तो इन्हें संभालना भी तो मेरा हक ही है। इतना सोचकर वो अपने पति के साथ वापस घर आ जाती है और अगली सुबह मेघा अपनी सास को चाय देती है। जैसे ही उसकी सास वो चाय पीती है, वैसे ही अपनी बहू मेघा से कहती है, अरे मेघा, कब सीखोगी चाय बनाना? आज तक एक प्याली चाय ठीक से नहीं बनाई। क्यों, क्या हो गया मम्मी जी? आज क्या दिक्कत है मेरी चाय में? अरे देख तो जरा, इसमें पानी ही पानी है और चीनी तो है ही नहीं। और चाय पत्ती इतनी ज्यादा डाल रखी है कि चाय कड़वी हो गई है। लेकिन मम्मी जी, पिछली बार आपको ही तो पत्ती वाली चाय चाहिए थी ना, तो आज मैंने पत्ती वाली ही चाय बनाई है। अच्छा चल ठीक है, तू जाके घर की साफ सफाई कर ले। थोड़ी देर बाद सास छत पर जाती है। वो देखती है कि उसके सभी गंदे कपड़े धूप में सूख रहे हैं। वो मेघा से कहती है, बहू, ये क्या, तूने गंदे ही कपड़े धूप में सूखने के लिए डाल दिए? अरे कम से कम इसको धो तो देती। अरे मम्मी जी, वो मुझे ना आज साबुन नहीं मिला, तो मैंने ऐसे ही पानी में डालकर सीधा धूप में सुखा दिया। ओहो, जब साबुन ही नहीं था तो इतनी मेहनत भी क्यों करी? मम्मी जी, आपको मेरी मेहनत की चिंता कब से होने लगी? ऐसा कुछ नहीं है, चल जा, साबुन लेकर आ और इन्हें धोकर सुखा। क्या मम्मी जी, आप भी अभी तो मेरी मेहनत की फिक्र कर रही थी और अब फिर से दोबारा मुझसे मेहनत करवाना चाहती है। अरे एक दिन की तो बात है, यही पहन लीजिए ना आप। बहू की बात पर हैरान आरती कुछ बोले बिना वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब शाम होती है, आरती मेघा से कहती है, बहू, आज खाना देगी या नहीं? भूखा ही रख रखा है सुबह से तूने। अरे लाती हूँ ना मम्मी जी। आरती को मेघा खाना देती है और जैसे ही आरती खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डालती है, वैसे ही उसका मुंह जलने लगता है और गुस्से से तमतमाकर वो मेघा से कहती है, मेघा, तुम पागल हो चुकी हो क्या? तुम सब भूल गई हो? अरे पहले कितना अच्छा बनाती थी सब, लेकिन अब तो सब कुछ सत्यानाश कर दिया है। क्यों मम्मी जी, अब मैंने क्या कर दिया? ये खाना देख रही है, इतना तेज नमक और लाल मिर्च तो तूने इतनी भरी हुई है कि मेरा मुंह जल रहा है इसे खाकर। अरे मम्मी जी, आपको ही तो थोड़ा तेज नमक और मसाले वाला खाना चाहिए था ना। कल मैंने ठीक बनाया था तो आपको अच्छा नहीं लगा, इसलिए आज मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और लाल मिर्च थोड़ी तेज कर दी। देखिए, मैं भी तो खाना खा रही हूँ आपके साथ बैठकर, मुझे तो कुछ गलत नहीं लग रहा। ये सब देखकर आरती अब बहू की प्लेट से एक निवाला खाती है तो उसका खाना बिल्कुल ठीक होता है। अब वो अपनी बहू की चतुराई समझ जाती है। तो ये सब तू मुझे परेशान करने के लिए कर रही थी, हैं? क्योंकि मैं तुझे हमेशा तंग किया करती थी,
इसीलिए बदला ले रही है ना? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बस आपके मुंह से सच्चाई निकलवाना चाहती थी कि आपकी बहू अच्छी है। बस आपको ही उसके काम में नुक्स निकाल कर तंग करने की आदत है। अरे मुझे माफ कर दे, मुझे भी तुझे इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। आप क्यों माफी मांग रही हैं? आप तो मेरी माँ जैसी हैं और माँ बेटी के बीच नोक झोंक चलती रहती है, तभी तो कहानी में नमक मिर्च मसाला सब बना रहता है। इतना कहकर अब आरती और मेघा दोनों हंसने लगती हैं और सास बहू की कहानी इसी तरह चलती रहती है। अरे अब सुंदर खूबसूरत बीवी की चाह किसे नहीं होती, लेकिन क्या हो जब बीवी की खूबसूरती ही पति के लिए सर दर्द बन जाए। देखिए जरा। चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। हमारी शादी को इतने महीने हो गए हैं और हम दोनों कहीं घूमने नहीं गए, बाहर तक नहीं निकलने देते हो। चलो ना। अब आज नहीं, फिर कभी चलते हैं। आज ना मुझे बहुत काम है। वैसे तुम्हें कितनी बार बोला है घर से बाहर जाने का ना सोचा करो, तुम नहीं जानती दुनिया कैसी है। तुमसे जब भी कहीं घूमने जाने के लिए बोलती हो तुम यही बोलती हो। अरे तो फिर कब चलेंगे? और कैसी है दुनिया ये देखूंगी नहीं तो पता कैसे चलेगा। स्कूल से निकली ही थी कि पापा ने बालिग होते हुए भी शादी करवा दी। कहीं जाने को कहो तो कहते थे दूल्हे के साथ जाना, और अब दूल्हा भी ऐसा ही मिला है। पत्नी को रोता देख पति को दया आ जाती है। सच में आज बहुत थक गया हूँ। ऐसा करता है कल चले? ठीक है, लेकिन कल के बाद कोई बहाना नहीं, समझे ना। पति परेशान रहता है, सोचता है भला की खूबसूरत बीवी को अगर बाहर ले जाएगा और कहीं दुनिया की नजर लग गई तो, अरे कोई मेरी बीवी को बहला कर मुझसे दूर कर देगा तो क्या? अगले दिन दोनों पति पत्नी घूमने जाते हैं तो उन्हें कुछ आस पड़ोस की औरतें देखती है। अरे आज दीपक और उसकी लुगाई की सवारी कहाँ जा रही है? अरे आज तो गली में चांद निकल आया, वो भी दिन में। और कहाँ घूमने जा रहे हैं? शादी हुई इतने महीने हो गए तो सोचा आज एक साथ घूमने चले। क्यों, गलत है क्या उसमें? अरे इतनी सुंदर बीवी के होते हुए कोई कैसे घूमने न जाए? आखिर पूरे गांव को भी तो दिखाना है कि गांव की सबसे खूबसूरत बीवी मेरी है। क्यों दीपक, सही कहा ना? नहीं नहीं काकी, ऐसी कोई बात नहीं है। कौन अपनी बीवी की खूबसूरती की नुमाइश करता है? अरे तो क्या हुआ अगर वो सबको दिखाना चाहता है। वैसे भी हर आदमी की किस्मत थोड़ी ना होती है दीपक की किस्मत जैसी कि सबसे खूबसूरत लड़की उसकी बीवी बन जाए। काकी ऐसा ना बोलो, मैं जितनी खूबसूरत हूँ ना, मेरा दीपक उतना ही समझदार और सुलझा हुआ है। उसने मुझसे शादी मेरी खूबसूरती देखकर थोड़ी ना की थी, अपने लिए मेरा प्यार देखकर किया। क्यों दीपू, सच कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल सच मेरी बुलबुल। कुछ दिनों बाद पति अपने दफ्तर काम पर जाता है। मैंने सुना है वो अपना दीपक नहीं है, उसकी शादी हमारे गांव की सुंदरी कोमल से हुई है। क्यों सच्ची? ऐसी बात है तो दीपक की तो लॉटरी लग गई। अरे क्या किस्मत है उस लड़के की, इतनी अच्छी नौकरी और घर में सुंदर सी छोकरी। अरे लड़के की तो लाइफ सेट है। किस्मत चमक गई है दीपक की शादी के बाद से। अरे कैसे ना चमके, सब कोमल की वजह से, नहीं तो तुम्हें लगता उसे कोई पूछता भी होगा। हाँ ये तो सही कहा, जिसकी बीवी कोमल जैसी हो उससे कौन बात नहीं करना चाहेगा। अरे पता नहीं कब हमें बुलाएगा खाने में। दीपक अपने साथ काम करने वालों की बातें दूर से सुन रहा था। उसे अजीब सा फील होता है कि लोग उसके बारे में क्या क्या बात कर रहे हैं। बात तो सही है, कल तक मेरे घर क्या मुझसे बात भी कोई नहीं करना चाहता था, लेकिन जब से शादी हुई है हर किसी को दीपक के घर आना है, उसे अपने घर बुलाना है। यार मेरी पहचान क्या मेरी बीवी से ही रह जाएगी?
शाम को। सुनो ना दीपक, बाजार चलते हैं, वो कुछ ना घर का सामान लाना था। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। क्यों? तैयार ही तो हो। और कितना तैयार होगी? और क्या है, जब देखो बाहर भागने की लगी रहती है। क्यों? हाँ, मुझे टाइम नहीं है, तुम खुद ही चले जाना। दीपक का रवैया अब तो बीवी के लिए इतना गंदा हो जाता है कि उसकी बीवी परेशान सी रहने लगती है। कुछ दिनों बाद, सुनो दीपक, मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं सोच रही थी अगर कल तुम मुझे मेरी माँ के वहाँ छोड़ आती तो। वैसे भी अब मन नहीं लगता मेरा इस घर में। न जाने तुम्हें क्या हो गया है। हाँ बेटा, कल ऐसा कर बहू को उसके मायके छोड़ा। आजकल बहू काफी गुमसुम सी रहने लगी है। बच्ची ही तो है और तू भी तो वक्त नहीं देता। लेकिन माँ, मुझे काम है, मुझे दफ्तर भी जाना है। और क्या जरूरत है वहां जाने की? क्या तेरा काम बहू से ज्यादा जरूरी है? क्या हो गया है बेटा? क्यों तू ऐसा हो गया है? तू तो ऐसा नहीं था, कितना खुश था बहू से शादी करने के लिए। अब क्या हो गया? हाँ दीपक, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहे हो। क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हुई है जिसका तुम्हें बुरा लगा है? अरे मुझे क्या हो गया? और मैं कौन सा जरूरी हूँ कि मुझे कुछ हो और उसका किसी पर असर पड़े? कोई बात नहीं है, मुझे बस टाइम नहीं है। तुम खुद ही अपने मायके चली जाओ। और अब मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करना चाहता। पता नहीं क्या हो गया है इस लड़के को। पहले तो ये ऐसा नहीं करता था। वही तो माँ जी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। पहले तो कभी ये इतनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते थे। अगले दिन बीवी अपने मायके के लिए निकल रही होती है कि वो पति से मिलने उसके दफ्तर जाती है। पता नहीं, शायद ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो। माँ से मिलने तो जा रही हूँ, लेकिन एक बार इन्हें बता देती हूँ। कल से तो बात भी नहीं की है इन्होंने। बीवी जैसे ही ऑफिस में जाती है, सभी उसे देखने लगते हैं। तभी वो पति की कैबिन में जाती है, जहाँ अब तुझे क्या हो गया? तू अपनी बीवी से बात क्यों नहीं कर रहा? भला कोई अपनी इतनी सुंदर बीवी से नाराज रह सकता है क्या? वही तो, तू हमें बता, जो भी बात है हम तेरी मदद करेंगे। अरे क्या मदद करोगे जब परेशानी की जड़ ही मेरी बीवी है? ये सुनकर बीवी के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। लेकिन वो कैसे? तेरी बीवी तो सुंदर है और तुझसे बहुत प्यार भी करती है, तो परेशानी कैसी? उसकी खूबसूरती ही तो परेशानी है। मैं जब भी उसके साथ कहीं जाता हूँ ना, तो लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं क्या देख लिया हो। शुरू शुरू में तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन जब लोगों के मन की बात जानी ना कि असली बात क्या है, तब मुझे बहुत बुरा लगा। लोग मेरे बारे में एक ही चीज सोचते हैं कि मेरी कितनी अच्छी किस्मत है, मुझे कोमल जैसी खूबसूरत बीवी मिली। लोगों को यकीन नहीं होता कि मेरे जैसे को कोमल जैसी बीवी मिल सकती है। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कोमल के लायक नहीं, मैंने कोमल को फंसाया है। सब जगह बस कोमल कोमल कोमल। कोमल के आगे तो मेरा कोई वजूद, कोई पहचान ही नहीं है। अगर कोमल मेरी बीवी नहीं होती ना, तो आज मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी मेहनत ही नहीं करी। सब काम कोमल की खूबसूरती ने करा है। मेरी मेहनत की तो कहीं बात ही नहीं आती। कोमल पति की बात सुनकर रोने लगती है। तभी उसके दोस्त की नजर कोमल पर पड़ती है। अगर सारी परेशानी की जड़ मैं ही हूँ, तो मैं अपना चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से खराब करवा लेती हूँ। हाँ हाँ, यही ठीक होगा। और अच्छा ही हुआ तुमने सुन लिया, वरना मैं तुम्हें ये सब कभी नहीं कह पाता। कोमल वहां से जाने लगता है कि रुकिए भाभी, कैसी बात कर रही हैं आप? सभी दोस्त मिलकर पति को समझाते हैं और फिर मुझे माफ कर दो। पति के लिए पत्नी की तारीफ और पत्नी के लिए पति की तारीफ ही असली सफलता है। मुझे माफ कर दो। पति, पत्नी और नौकरानी। शीतल और अभिमन्यु की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसकी वजह से शीतल और अभिमन्यु परेशान रहते थे। लेकिन उन दोनों से ज्यादा परेशान थी शीतल की सास, यानी अभिमन्यु की माँ जानकी देवी।
जानकी देवी चाहती थी कि जल्दी से जल्दी उनकी गोद में पोता या पोती आ जाए और इसीलिए वो अपनी बहू शीतल को लेकर एक दिन हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर मैडम, जरा ठीक से चेक करके बताइए ना। कई बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया है, लेकिन मेरी बहू माँ ही नहीं बन पाती। मैंने शीतल को बहुत अच्छे से चेकअप किया है। देखिए, बात यह है कि शीतल के अंदर माँ बनने की कैपेसिटी नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर साहब? कोई तो इलाज होगा ना, कोई दवाई दे दीजिए। देखिए, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। आई एम सॉरी टू से, लेकिन शीतल कभी माँ नहीं बन सकती क्योंकि उसके यूट्रस में अंदर से ही कुछ प्रॉब्लम है। घर आने के बाद क्या हुआ माँ? कहाँ लेकर गई थी आप शीतल को? अरे कहाँ लेकर जाती, डॉक्टर मैडम के पास ले गई थी। लेकिन तेरी बीवी तो कभी माँ बन ही नहीं सकती। मम्मी जी, इसमें मेरी क्या गलती? अगर अंदर से कोई प्रॉब्लम है तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। जानती हूँ, ये बात डॉक्टर के मुंह से सुन चुकी हूँ। अब दोबारा मेरे सामने इस बात का गाना मत गा। अरे माँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सोचते हैं ना कुछ। अरे क्या सोचेगा तू? जब डॉक्टर कह चुका है कि तेरी बीवी माँ नहीं बन सकती, तो बता क्या सोचेगा तू? कहाँ से लाएगा बच्चा? माँ, ये तो मैं भी नहीं जानता। अभिमन्यु, क्यों ना हम अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले आएं? क्या फर्क पड़ता है बच्चा हमारा हो या गोद लिया हुआ? हाय, बड़ी बातें बनाने वाली। क्या फर्क पड़ता है? अरे क्यों फर्क नहीं पड़ता? मुझे इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए मेरे बेटे का खून चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। लेकिन माँ, आप जानती हैं कि ये अब पॉसिबल नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती। मैं किसी पराये की औलाद को इस घर में अपना पोता या पोती बन के बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। मेरा वंश मेरे बेटे के खून से ही आगे बढ़ेगा। लेकिन मम्मी जी, ऐसा कैसे हो पाएगा? आप अच्छी तरह जानती है ना, मेरा और अभिमन्यु का बच्चा नहीं हो सकता। तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी और अपनी दूसरी बीवी से यह मुझे बच्चा पैदा करके देगा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं किसी और से शादी नहीं करने वाला। मेरे रहते हुए आप अभिमन्यु की शादी किसी और से करवाएंगी? मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? तू बस देखती जा बहू, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। कुछ दिनों के बाद अभिमन्यु, मैंने तेरे लिए लड़की ढूंढ ली है। माँ, मैं आपको कितनी बार समझाऊं, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। पहले मेरी बात सुन। ये जो चमेली है ना, हमारे घर में काम करने आती है, वो तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। मम्मी जी, आप अभिमन्यु की शादी एक नौकरानी के साथ करवाएंगी? वो इसलिए क्योंकि चमेली दिखने में बहुत खूबसूरत है, बच्चा भी सुंदर ही होगा। मम्मी जी, लेकिन एक बच्चे के लिए अपने बेटे की शादी नौकरानी के साथ करवाना, क्या ये सही है? अगर अभिमन्यु ने शादी नहीं की ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब देख लो, अगर तुम्हें अपनी माँ की जान प्यारी है तो तुम्हें इस नौकरानी के साथ शादी करनी ही होगी। इस तरह जानकी देवी अपने बेटे अभिमन्यु की शादी नौकरानी चमेली के साथ करवा देती है। कुछ दिनों के बाद नौकरानी से मालकिन बन के तो मजा आ गया। अब तो मैं इस घर की मालकिन हूँ। देखो, अपने आप को ज्यादा मालकिन समझने की कोशिश मत करो। एक बार तुम्हारा और अभिमन्यु का बच्चा इस दुनिया में आ जाए, उसके बाद तुम इस घर से हमेशा के लिए चली जाना। अरे जाओ जाओ, किसी और के आगे बातें बनाना। एक बच्चा तो पैदा नहीं कर सकी, बढ़िया आई। जाओ जाकर मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। नौकरानी मैं हूँ या तुम? मम्मी जी, देखिए ना शीतल मुझसे किस तरह से बात कर रही है। शीतल, तुम्हें पता है ना चमेली प्रेग्नेंट है, मेरे बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो जैसा कहती है वैसा करो। लेकिन मम्मी जी, वो मुझे नौकरों की तरह ट्रीट कर रही है। अरे तो करेगी ना, वैसे भी बहू तुम हो किस काम की, एक बच्चा तो पैदा नहीं कर सकती। जाओ अब घर के सारे काम करो और चमेली को आराम करने दो। थैंक यू मम्मी जी, भगवान आपका भला करे। आप नहीं होती तो मैं नौकरानी से महारानी कैसे बनती। देखो, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा। खूब खाओ पियो, मजे की जिंदगी जियो, लेकिन बस मुझे एक बच्चा पैदा करके दे दो। कुछ दिनों के बाद मम्मी, बच्चे के लिए आपने मेरी शादी चमेली के साथ करवा तो दी, लेकिन दिन और रात का चैन मिट गया है। सारा दिन शीतल और चमेली की बहस चलती रहती है।
अब शीतल को इस घर में रखने से क्या होगा? मैं तो कहती हूँ उसे घर से निकाल दो, है भी किस काम की। मैं ऐसा नहीं कर सकता माँ, वो मेरी पत्नी है, उससे बहुत प्यार करता हूँ मैं। तुम्हारी पत्नी चमेली है, चमेली, उससे प्यार करो। अरे तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली है वो। अभिमन्यु, मैं खुद ही इस घर से चली जाती हूँ। वैसे भी अपने ही घर में नौकरों की तरह रहकर परेशान हो चुकी हूँ। घर की नौकरानी मेरे ऊपर हुक्म चलाती है, वो तुम्हारी पत्नी बन चुकी है। अब मेरा इस घर में क्या काम? अभिमन्यु के बार बार रोकने पर भी शीतल उस घर से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद चमेली एक बच्चे को जन्म देती है। भगवान ने मेरी सुन ली, मेरे बेटे का घर भर गया, उसका अपना बच्चा इस दुनिया में आ गया। मम्मी जी, बच्चे को हाथ लगाने से पहले मेरी एक शर्त तो सुन लो। तुम कहना क्या चाहती हो चमेली? आपकी मम्मी को बहुत शौक था ना अपने पोते को खिलाने का। अब देखो, इस दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई कीमत तो होती है। तुम अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, बच्चा तुम्हारे नाम। अरे लेकिन मैंने अपने बेटे से तुम्हारी शादी करवाई है, अब ये सौदेबाजी कहाँ से आ गई? जो औरत अपनी बहू को घर से निकाल कर एक नौकरानी के साथ अपने बेटे की शादी करवा दे, वो तो सौदेबाजी कर ही सकती है ना। उसका कैसे भरोसा कर सकते हैं? मुझे बस आप लोगों की प्रॉपर्टी चाहिए, उसके बाद ही बच्चे को आप हाथ लगा सकते हैं। मैंने कहा था ना मम्मी, आप गलत कर रही हैं। देखिए, उसका नतीजा आपके सामने है। जब शीतल को पता चलता है कि अभिमन्यु और चमेली का बच्चा दुनिया में आ गया है, तो वो अपने घर पहुंचती है। अभिमन्यु, कहाँ है आपका बच्चा? क्या मैं उसे देख सकती हूँ? कुछ भी मत पूछो शीतल, माँ की हुई एक गलती हम लोगों पर भारी पड़ रही है। वो नौकरानी अपनी औकात पर आ गई है और अब हमसे अपनी आधी प्रॉपर्टी मांग रही है, वो भी बच्चे के बदले में। एक बात कहूँ अभिमन्यु, आप उससे कुछ भी देने से मना कर दो। अरे कैसी बात कर रही हो? मेरे बेटे की औलाद है उसके पास, ऐसे कैसे मना कर दे? मम्मी जी, वो अभिमन्यु का बच्चा नहीं है, वो चमेली और उसके बॉयफ्रेंड का बच्चा है। ये तुम क्या कह रही हो शीतल? ये देखिए वीडियो, चमेली और उसका बॉयफ्रेंड आपस में बातें कर रहे हैं कि उन दोनों ने मिलकर आपको बेवकूफ़ बनाया है और अब इस बच्चे के बदले आपसे प्रॉपर्टी भी हड़प लेंगे। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? ना तो बच्चा मिला और अपने बेटे की नौकरानी के साथ शादी करवा दी सो अलग। अब क्या होगा? मुझे माफ़ कर दो शीतल, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। अभिमन्यु, मैंने कहा ना, उस नौकरानी को उसके बच्चे सहित इस घर से बाहर निकाल दो। लगता है मेरे अभिमन्यु का बाप बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। अभिमन्यु, अपनी मम्मी से कहो कि परेशान ना हो। आपको याद है एक बार हम एक IVF सेंटर गए थे, मैंने फिर से वहाँ जाकर बात की थी और आपको पता है इस बार मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि हमने वहाँ पर प्रोसीजर करवाया था जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और इस बात का पता मुझे बस कुछ महीने पहले ही लगा है। हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है अभिमन्यु। मुझे माफ़ कर दो शीतल बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं माँ, लेकिन अब हमें उस धोखेबाज नौकरानी को इस घर से बाहर निकालना है और इस घर की मालकिन को वापस घर लाना है, वो भी अपने बच्चे के साथ। ब्रह्मचारिणी बेटी। माथुर परिवार की बेटी शेफाली शादी नहीं करना चाहती थी और इस वजह से मिस्टर और मिसेस माथुर काफी परेशान रहते थे। उन्होंने कई बार अपनी बेटी शेफाली से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन शेफाली हर बार ये कहकर बात को टाल देती थी कि उसे शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। शेफाली का एक भाई भी था, उसका नाम था विशाल। शेफाली की उम्र लगभग 30 साल की हो चुकी थी और विशाल उससे छोटा। एक दिन मिस्टर माथुर कहते हैं, शेफाली बेटा, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो आने वाले वक्त में विशाल की शादी में भी बहुत प्रॉब्लम आएगी। आखिर क्या वजह है, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? पापा, अब मेरी जॉब लग चुकी है और कॉलेज के टाइम में भी मुझे कोई पसंद नहीं था। पता नहीं क्यों मुझे किसी लड़की के साथ रहने और उससे शादी करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन बेटा,
इस तरह अकेले जिंदगी तो नहीं कटती। तुम्हें अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए। नहीं मम्मी, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। ये शादी, बच्चे, किसी के साथ ज़िंदगी भर रहना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन बेटा, विशाल की भी शादी की उम्र हो चुकी है, हमें उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। हाँ, तो विशाल की शादी करने में क्या प्रॉब्लम है पापा? मुझे शादी नहीं करनी है, ये मेरा डिसीजन है। विशाल शादी कर सकता है। कुछ दिनों के बाद मिस्टर और मिसेस माथुर विशाल की शादी वर्षा नाम की एक लड़की के साथ कर देते हैं और वर्षा माथुर परिवार के साथ रहने लगती है। एक दिन वर्षा और विशाल जब अपने कमरे में बातें कर रहे थे। जानती हो वर्षा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ विशाल। चलो, इसी बात पर अब जल्दी से मेरे पास आ जाओ। तभी अचानक से शेफाली वहां पर आ जाती है। क्या हो रहा है? हाँ, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? दिन दहाड़े रोमांस करने में लगे हुए हो। मम्मी पापा भी घर पर ही है। लेकिन शेफाली दीदी, हम तो अपने कमरे में हैं, किसी के सामने थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं। बेशर्मी की भी हद होती है। आजकल की लड़कियों को तो बस लड़कों से चिपकने का बहाना चाहिए। मुझे देखो, आज तक किसी लड़के को छुआ तक नहीं है। मैं हाथ तक नहीं मिलाती किसी लड़के से। पूरी ब्रह्मचारी हूँ। लेकिन दीदी, मेरी और वर्षा की शादी हुई है, वो मेरी पत्नी है, और अगर वो मेरे पास आती है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अच्छा ठीक है, मुझे ज्यादा लेक्चर मत दो। तुम्हें बाहर मम्मी बुला रही थी, यही कहने आई थी। विशाल और वर्षा शेफाली के साथ कमरे से बाहर आते हैं। विशाल बेटा, बहुत दिन हो गए हम पूरी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर नहीं गए। हाँ विशाल बेटा, और इसलिए तुम्हारे पापा कह रहे थे कि सब लोग साथ में मूवी देखने चलते हैं। बहुत अच्छा प्लान है मम्मी। मैं भी वर्षा से यही कह रहा था कि कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है मम्मी जी, हम लोग टिकट बुक करवा लेते हैं आज शाम की ही, और सब साथ में चलते हैं। शाम को सब लोग मूवी देखने के लिए थिएटर पहुंचते हैं। वर्षा और विशाल एक दूसरे के पास वाली सीट पर जैसे ही बैठने की कोशिश करते हैं। हटो तुम दोनों यहाँ से। यहाँ तुम दोनों के बीच वाली सीट पर मैं बैठूंगी। अरे शेफाली, ये क्या कर रही हो? उनकी नई नई शादी हुई है, उन्हें साथ में बैठने दो। हाँ बेटा, वो दोनों मियाँ बीवी है, तुम उनके बीच में बैठकर क्या करोगी? अरे मम्मी, थोड़ी देर इनका दूर रहना जरूरी है, बैठने दीजिए ना मुझे। और जिद करके शेफाली वर्षा और विशाल के बीच में बैठ जाती है। ये बात वर्षा और विशाल दोनों को ही अच्छी नहीं लगती। कुछ दिनों के बाद, वर्षा जरा इधर आओ मेरे पास, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बताइए दीदी, क्या हुआ? कुछ काम था क्या आपको? देखो वर्षा, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सोया करो। लेकिन दीदी, वर्षा आपके कमरे में सोकर क्या करेगी? क्यों? तुमसे 2 दिन भी अपनी बीवी से दूर नहीं रहा जाता क्या? बेटा, विशाल सही तो कह रहा है, और वर्षा को तुम्हारे कमरे में सोने की क्या जरूरत है? बस ऐसे ही मम्मी, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन वो मेरे साथ रहे, मुझसे बातें करे। अगर 1-2 दिन मेरे कमरे में सो लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा? बेटा, उनकी अभी अभी नई नई शादी हुई है, तुम तो कुछ भी नहीं समझती हो। अरे मम्मी, शादी होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि दिन रात एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे से चिपक कर रहो। अब हो गई ना शादी। मुझे देखो, 30 साल से ऊपर की हो गई हूँ, लेकिन अभी तक ऐसी कोई फीलिंग मेरे दिल में नहीं आती। माथुर परिवार शेफाली की इन हरकतों से परेशान हो जाता है और फिर वर्षा और विशाल मिलकर एक प्लान बनाते हैं। शेफाली दीदी, मेरे ऑफिस का एक कलीग है, उसने अभी अभी ज्वाइन किया है। कुछ दिन वो हमारे ही घर आकर रहने वाला है। अरे, ऐसे कैसे कोई अनजान लड़का हमारे घर में आकर रहेगा? अरे बेटा, किसी की मदद करने में क्या बुराई है? अच्छा ठीक है, लेकिन उससे कहना कि घर की औरतों से थोड़ा दूर ही रहे, ज्यादा बात करने की और चिपकने की जरूरत नहीं है। और कुछ दिनों के बाद अमन नाम का एक लड़का, जो शेफाली की उम्र का था, मिस्टर माथुर के घर पर रहने आता है। एक दिन सुबह के वक्त। वैसे शेफाली जी, शायद आपसे किसी ने कहा नहीं, लेकिन आप दिखने में बहुत खूबसूरत हैं। देखो, तुम अपने काम से काम रखो, मुझे इस तरह की झूठी तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मन ही मन शेफाली को अमन का अपनी तारीफ करना बहुत अच्छा लगता है
और फिर अगले दिन। शेफाली जी, आप ऑफिस जा रही है? मैं भी उधर ही जा रहा था, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। मैं किसी लड़के के साथ घर से बाहर जाना पसंद नहीं करती। अरे कोई बात नहीं, एक ही रास्ते पर जा रहे हैं, इसमें क्या हुआ, चलिए बैठ जाइए। वो चलो ठीक है। शेफाली अमन के साथ चली जाती है। एक दिन ऑफिस से आने के बाद, माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। आप प्लीज़ मेरे लिए कॉफ़ी बना दो, बहुत सर दर्द हो रहा है। बेटा मुझे तो अपनी किटी पार्टी में जाना है, बहुत ज़रूरी है, और तेरे पापा भी अपने दोस्तों से मिलने के लिए गए हुए हैं। कोई बात नहीं माँ, वर्षा से कह दो, वो मेरे लिए कॉफ़ी बना देगी। वर्षा शॉपिंग पर गई है विशाल के साथ, बेटा तुम खुद बना लो ना। इतना कहकर मिसेस माथुर वहां से चली जाती हैं। वर्षा के सर में जरा सा दर्द होता है तो विशाल कैसे लपक कर उसके लिए दवाई लेकर आता है, उसके लिए चाय बनाता है। यहाँ मेरे लिए कोई भी नहीं है। तभी वहां पर अमन आता है। किसने कहा आपके लिए कोई नहीं है? आप आराम करिए, मैं अभी आपके लिए कॉफी और आपकी दवाई दोनों लेकर आता हूँ। थैंक यू सो मच। थोड़ी देर बाद अमन शेफाली को दवाई देता है और अपने हाथों की बनी कॉफी भी पिलाता है। वैसे शेफाली जी, आप गलत सोचती है। देखिए, लड़के उतने बुरे भी नहीं होते, और अगर जिंदगी में एक लाइफ पार्टनर हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। ठीक कहते हो, तुम्हारे आने के बाद मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है। लगता है मुझे भी अब अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ, मैं आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने को तैयार हूँ। अमन की बात सुनकर शेफाली खुश हो जाती है और रात को जब मिस्टर और मिसेस माथुर घर आते हैं, माँ पापा मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। शेफाली दीदी, हम सब जानते हैं आपको क्या बात करनी है। आप अमन के साथ शादी करना चाहती हैं ना? अरे लेकिन आप लोगों को ये बात कैसे पता? क्योंकि ये हमारा ही प्लान था। और मैं तो अमन को पहले से ही जानती हूँ। क्या ये सब आपने जानबूझकर किया? तो क्या करते बेटा, जिंदगी भर अपनी बेटी को ब्रह्मचारिणी बेटी तो नहीं रहने देते ना। देखो बेटा, शादी करना और खुश रहना कोई बुरी बात नहीं है। महत्वाकांक्षी बहू, आगे बढ़ने की चाह रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन क्या हो जब महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाए? बहू, ये नौकरी ही करती रहेगी या कुछ घर का काम भी करेगी? जब देखो बस अपने ऑफिस का काम करती रहती हो। मम्मी जी, आप नहीं जानती मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं खूब पैसे कमाऊं, बड़ी गाड़ी में घूमूं और बड़े बंगले में रहूं। घर का काम तो नौकर करते हैं, जैसे आप। जैसे मैं? क्या जानती है तू मेरे बारे में? मैंने इस घर को अपने पसीने से खड़ा किया है। घर पसीने से नहीं, पैसे से खड़ा होता है मम्मी जी, जो मैं कमा रही हूँ। समझी? लंबी गाड़ी, महंगे फोन और कपड़े, ये सब चाहिए मुझे। लेकिन बहू, अगर तुम नौकरी नहीं भी करोगी ना तो भी तुम्हें ये सब चीज मिल जाएगी। मेरा बेटा सब कुछ तो दे रहा है, कोई कम पैसे तो वो भी नहीं कमाता। उसकी कमाई देखकर ही तो फंसाया था तूने, याद है ना? वरना उसके लिए संस्कारी रिश्तों की कमी नहीं थी। संस्कारी भी फेल है सरकारी वाली के पीछे। मम्मी जी, ये सब तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन मैं ये सब अपने कमाए पैसों से चाहती हूँ, ना कि अपने पति के पैसे। और मैं भी ऑफिस जाना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि लोग मेरे आगे पीछे मैम मैम करके घूमे और मैं उनको बॉस बनकर ऑर्डर दूँ। यू नो, वर्क लाइक अ मैन। लाइक अ मैन? अरे लाइक अ मैन बनने के चक्कर में बहू वुमन भी ना रह जाओ। अरे क्यों बहू, मैं जानती हूँ तू बहुत महत्वाकांक्षी है, लेकिन तू अपने सपनों के लिए अपने परिवार को भूल जाएगी क्या? और अगर आगे बढ़ने की इतनी ही चाह थी तो शादी क्यों की?
बस कीजिए मम्मी जी, बहुत थक गई हूँ मैं, मुझे आराम करना है। और मेरा खाना प्लीज मुझे मेरे कमरे में ही दे देना, मैं वहीं खाऊंगी। ये कहकर बहू चली जाती है अपने कमरे में। अगले दिन मम्मी, टीचर ने आपको स्कूल में बुलाया है। मुझे? लेकिन क्यों, क्या हो गया? वक्त नहीं है मेरे पास। वैसे हुआ क्या है? फीस तो मैं समय से दे रही हूँ, और क्या चाहिए इन स्कूल वालों को? मम्मी, इस बार मेरे एग्जाम्स में नंबर कम आए तो मैम आपसे मिलना चाहती है। नंबर कम आए हैं तो और पैसे ले लें। क्या है ये, वक्त खराब करते रहते हैं। नंबर कम आए हैं? अरे तभी तो मैं तुझे बोलती रहती हूँ पढ़ ले, और तू है कि पूरा दिन बस वीडियो गेम। देख बहू, तेरे ध्यान न देने का नतीजा, इसके नंबर कम आने लग गए हैं। मम्मी जी, कोई बात नहीं है, अभी वो बच्चा है और स्कूल टाइम में ऐसा होता रहता है, संभल जाएगा। वैसे भी हम लोग कमाकर इतना पैसा जमा कर देंगे कि ये बैठ कर खाएगा तो भी खत्म नहीं होगा। बहू, अगर तेरे यही तेवर रहे तो मुझे डर है कि कहीं गोलू तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए। इसलिए घर पर ना सही, बच्चों पर तो थोड़ा ध्यान दो। मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। चलिए ऑफिस के लिए निकलती हूँ। हाथ से बच्चा निकले ना निकले, आप मुझे ऑफिस से जरूर निकलवा देंगी। मैं निकलवा दूंगी? अरे तेरी हरकतें, इसे तो कहना ही बेकार है। लगता है अब विक्रम ही इससे बात करेगा। सास बेटे को फोन करके सारी बात बता देती है। हाँ माँ, तू सही बोल रही है। आखिर हम काम तो मुन्ने के लिए ही कर रहे हैं। अगर वही ठीक नहीं निकला तो मैं बात करता हूँ उससे। शाम को बहू जब काम से घर लौटती है। मम्मी जी, अगर आपको यहाँ किसी चीज की परेशानी थी तो आप मुझसे बोलती, इनको फोन करके बताने की क्या जरूरत थी? क्योंकि तू मेरी बात सुनने को तैयार ही कहाँ होती है। तुझे तो केवल अपने काम की पड़ी होती है। मैंने अपनी परेशानी अपने बेटे को बता दी, अब वही सब यहाँ आकर संभाल सकता है। कुछ दिनों बाद बेटा विदेश से घर आता है। ये सब क्या हो रहा है? मैं नौकरी करने विदेश क्या चला गया? तुमने तो घर के कामों से छुट्टी ही ले ली। अगर मुझे पता होता तुम ऐसा कुछ करोगी तो मैं कभी विदेश ही नहीं जाता। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तुम घर पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? घर के कामों पर क्या ध्यान देना, उनके लिए मम्मी जी है ना। मैं भी तुम्हारी तरह पैसे कमा रही हूँ और अपने सपने पूरे कर रही हूँ। मैं पैसे अपने सपने पूरे करने के लिए नहीं, हम सबके लिए कमाता हूँ, ताकि तुम सब बढ़िया से रहो, तुम्हें किसी चीज की दिक्कत ना हो। और वैसे भी हमें तुम्हारे जॉब करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही हो। पूरी जिम्मेदारी उठाने का ठेका मैंने लिया है क्या? अरे कुछ तुम ही कर लो। ऐसा है तो ठीक है माँ, मैं घर के कामों के लिए नौकर रख रहा हूँ, और गोलू की पढ़ाई वगैरह मैं सब खुद देख लूंगा। अगले दिन से घर का सारा काम नौकरानी संभाल लेती है, और कभी कभी तो वो सास की देखभाल भी करती है। तूने एकदम सही लड़की को काम पर रखा है। कितना काम करती है और शिकायत का एक भी मौका नहीं देती। दिखने में भी कितनी सुंदर है। बेटा सच कहूँ तो बहुएं ऐसी ही होनी चाहिए। माँ, वैसे भी ये नौकरानी नहीं है। दरअसल ये मेरे ऑफिस में ही थी, लेकिन जब मैंने इसे अपने घर की प्रॉब्लम बताई तो मेरी मदद करने के लिए राजी हो गई। दूसरों के लिए सोचती भी कितना है। हाँ माँ, मुझे नहीं पता था कि ये गीता इतना अच्छा घर का काम भी कर लेती है। वैसे माँ, ये ऑफिस में भी सब कुछ संभाल लेती है, वो भी अच्छे से। बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है, लेकिन सबको लेकर आगे कैसे बढ़ना है ये इसे अच्छी तरह पता है। मुझे इसकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है पता है? क्या बेटा? जब मैं घर पर नहीं होता तो ये आपका और गोलू का कितना अच्छा ध्यान रखती है। तभी घर में मेहमान आ जाते हैं। ओहो, ये लोग भी ना धर्मशाला समझकर रोज आ जाते हैं। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। अरे आइए आइए बेटा, जरा चाय पानी लेकर आना। तभी गीता सुंदर सी साड़ी में अच्छे से चाय पानी लाकर टेबल पर रख देती है। हाय रे, आपकी बहू सही रास्ते पर आ गई। नहीं तो हमेशा हवा हवाई बनकर घूमती रहती थी। अरे नहीं नहीं, ये नौकरानी है हम लोगों के यहाँ। बेटे के ऑफिस में ही नौकरी करती है। वो क्या है ना, पैसों की जरूरत पड़ गई थी इसे, तो पार्ट टाइम में। लेकिन कितना अच्छे से काम संभाल लिया है आपका।
घर भी चमक रहा है और सब कितना अच्छा लग रहा है। तभी बहू आ जाती है। इसी काम का तो उसे पैसा मिलता है, तो उसे करना ही पड़ेगा ना। कितनी अच्छी लड़की है, काश मैं इसकी शादी तुझसे करवा पाती। मुझे एक अच्छी बहू मिल जाती और तुझे एक अच्छी बीवी। मम्मी जी, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं तो बस वही बोल रही हूँ जो मेरे मन में आया। कुछ गलत कहा क्या? ये सुनकर बहू उठकर अंदर चली जाती है और सोचने लगती है, आज मम्मी जी ऐसा बोल रही हैं, कल को मम्मी जी ने ऐसा कुछ सच में कर दिया तो मेरा क्या होगा? वैसे भी मम्मी जी मेरे से परेशान रहती हैं और मम्मी जी ने इनको दूसरी शादी के लिए मना लिया तो नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं इनको एक अच्छी बहू, बीवी और माँ बनकर दिखाऊंगी। उस दिन के बाद से बहू अपने परिवार का ख्याल रखना और एक अच्छी बहू, बीवी और माँ बनना शुरू कर देती है। बदतमीज समधन। बेटी की माँ के कुछ तौर तरीके और कुछ संस्कार होते हैं। बेटी का घर बसे या फिर उजड़े, ये तो बेटी की माँ पर ही निर्भर करता है। लेकिन क्या हो जब माँ हो कुछ ऐसी? क्या करूं, बेटी की माँ हूँ, हर पल उसकी चिंता मुझे सताती रहती है। अरे अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे अलग कर दूं? हाँ जी, मैं भी समझती हूँ। मेरी भी एक बेटी है जिसकी शादी हो गई है। लेकिन बहन जी, आप समझिए तो। क्या समझू समधन जी? वैसे सही बोल रही हैं आप भी बेटी की माँ है। लेकिन समधन जी, आप कहाँ समझती हैं? अगर समझती तो यूं मेरी फूल जैसी बच्ची से काम ना करवाती। अरे देखिए, हाथ देखिए इसके कैसे मजदूर वाले हो गए हैं। तभी वहां बहू आ जाती है जिसकी माँ उसकी सास से लड़ रही होती है। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? थोड़ा सा तो काम है, आप बात को इतना बड़ा क्यों रही है? और वैसे भी घर का काम करना मेरी जिम्मेदारी है। माफ करना समधन जी, हमारे घर में गीता ही काम नहीं करती, बल्कि सभी लोग काम करते हैं। और गीता ने थोड़ा ज्यादा काम कर भी लिया तो क्या हुआ? वो अब इस घर की बहू है और इस घर को संभालना चाहती है। बहू है तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसे नौकरानी बनाकर रखो है। देखिए देखिए क्या सूरत हो गई है बच्ची की। समधन जी, आप ये क्या बोल रही हैं? घर में काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाता। हाँ, अगर गीता ये काम नहीं करना चाहती तो हमने उसे काम करने के लिए कभी मजबूर भी नहीं किया। हाँ माँ जी सही बोल रही हैं। उन्होंने मुझे काम करने के लिए कभी नहीं बोला। मैं अपनी मर्जी से घर के सारे काम करती हूँ। माँ जी तो उल्टा मेरा काम कम करने में मेरी मदद करती है। माँ प्लीज़ मेरे घर के मामले में दखल मत करो ना। चुप कर, कुछ नहीं जानती। और आप बुरा क्यों मानती हो समधन जी? मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि आपके घर में नौकर नहीं है तो सारे काम मेरी गीता को करने पड़ते हैं। अरे देखिए बेचारी के हाथ कैसे हो गए हैं घर के काम कर करके। पहले गीता को मैं काम पर हाथ लगाने तक नहीं देती थी और अब उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। माँ बस करिए ना और मेरे साथ अंदर चलिए, वहाँ बात करते हैं। अगले दिन पार्टी में आस पड़ोस के लोगों से, और वो देखो, गीता लोग भी आ गए हैं। गीता और गीता की सास तो आ गई, लेकिन ये तुम्हारी माँ कहाँ रह गई? मैं भी आ गई। मैंने कहाँ जाना है जी? लो आ गई गीता की माँ। अरे वाह, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। लगता है बहुत महंगी है। महंगी क्यों ना हो, ये साड़ी मेरी गीता ने मेरे लिए पसंद की थी और कहा था, माँ आप इस साड़ी में खूब जचेगी। बेटी है ना मेरी, बहुत ख्याल रखती है मेरा। अरे गीता को महंगी साड़ी पसंद है, हमें तो लगा था गीता को सिंपल साड़ियाँ ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो ज़्यादातर ऐसी साड़ियाँ पहनती है। नहीं, साड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है, लेकिन भारी साड़ियाँ मैं ज़्यादा पहनना पसंद नहीं करती।
हाँ, और वैसे भी साड़ी ही तो है। समधन जी, आप तो ऐसा ही कहेंगी, क्योंकि सारा पैसा तो आप अपने लिए अच्छी साड़ी खरीदने में लगा देती हैं, तो मेरी बेटी के लिए कहाँ बचता होगा। वैसे भी देखिए कितना एडजस्ट कर रही है वो आप लोगों के घर। माँ, अब फिर शुरू हो गई। सिंपल साड़ियाँ गर्लिश लुक देती हैं और हैवी में मैं अम्मा या बड़ी औरत जैसी दिखती हूँ। चुप कर, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हैं? आप खुद ही देख लीजिए मेरी समधन की साड़ी, देखिए जरा, और एक नजर मेरी बेटी की साड़ी पे डालिए और फिर बताइए आप खुद। हाँ, बोल तो आप सही रही हैं। सास की साड़ी बहू की साड़ी से ज्यादा महंगी है। ये तो भाई ठीक नहीं है। क्यों? क्या ठीक नहीं है? माँ जी, आप प्लीज इन लोगों की बात का बुरा ना मानिएगा। देख लिया, अब तो मानते हो ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही। जब तक मेरी बेटी मेरे साथ थी वो महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहनती थी, और शादी के बाद की हालत तो आपके सामने ही है। बेचारी की क्या जिंदगी बनाकर रख दी है समधन जी ने। ऐसे ही गीता की माँ हर जगह हर समय गीता की सास की बेइज्जती और उनके साथ बदतमीजी करती ही रहती है। लेकिन एक दिन, आप हमारा दिया हुआ कोई तोहफा क्यों नहीं लेती? क्या आपको मेरी बच्ची को परेशान करने में मजा आता है? समधन जी माफ करें, लेकिन इतना महंगा तोहफा हम नहीं रख सकते। हमारा इरादा गीता को तंग करना नहीं है। हम भला गीता को परेशान क्यों करेंगे? वो बहू है इस घर की, बीवी है मेरे बेटे की। यही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो आपके इस फटीचर से घर में रहती है आपकी बहू बनकर। न तो यहाँ एसी, ना वॉशिंग मशीन, और ना ही एक अच्छी कार जिसमें बैठकर मेरी बेटी आराम से यहाँ वहाँ आ जा सके। इस घर में मेरी बेटी को सिर्फ दर्द और एडजस्टमेंट ही मिलेगा। उसे कुछ भी उसकी पसंद का नहीं मिलेगा। समधन जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बहू को कभी किसी चीज की कमी ना हो और वो हमारे साथ खुश रहे। आपकी हरकतों से हमें सच में बहुत दुख होता है। दुख माय फुट! वो इस घर में हर चीज को लेकर एडजस्ट कर रही है, तो क्या वो खुश होगी? आप लोग उसे खुश रहने देंगे तभी वो खुश रहेगी ना, और आपको होता है दुख। माँ, अब बस करो, बहुत हुआ। आपको कुछ भी पता नहीं है और आप बस बोले ही जा रही हो। आप क्या जानो फैमिली कैसी होती है? आपको कैसे पता चलेगा? आपने आधे से ज्यादा वक्त तो अपने करियर को दिया है। तुम्हें क्या लगता है वो सब मैंने किसके लिए किया? अपने लिए? नहीं, तुम्हारे लिए बेटा, ताकि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो, ताकि लोग तुम्हें नीचे न देखें। लेकिन माँ, मुझे उस वक्त पैसों की नहीं, आपकी जरूरत थी। जब जब मुझे आपकी जरूरत पड़ी, आप मेरे साथ कभी नहीं रही। क्यों आपके लिए आपके काम से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं था? आपके बच्चे भी नहीं। तो फिर ये बहाना मारना तो छोड़ दीजिए कि आपने वो सब मेरे लिए किया। असल बात तो ये है कि वो सब आपने केवल अपने लिए किया। पता नहीं इन लोगों ने क्या पट्टी पढ़ा दी है मेरी बेटी को। अब ये भी इन मिडिल क्लास लोगों की तरह ही बात कर रही है। बहू का गुस्सा माँ के प्रति फूट पड़ता है और फिर वो जो शुरू होती है। बंद कीजिए बात बात पर माँ जी की बेइज्जती और उनके साथ बदतमीजी करना। अगर आप उनकी इज्जत नहीं कर सकती तो कम से कम उनकी बेइज्जती तो मत कीजिए। आपको क्या पता उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है। आप जानती हैं, पिछले महीने मुझे बहुत तेज बुखार था और माँ जी ने उस वक्त 1 हफ्ते तक मेरा इतना ख्याल रखा, मेरे पैर बिस्तर से नीचे नहीं पड़ने दिए। काम तो दूर की बात है। ये है मेरी फैमिली जिसकी आप भर भर के बेइज्जती करती है, और ऐसी है मेरी सास जिनके साथ आप बदतमीजी से पेश आती है। वो बस चुप इसलिए है क्योंकि वो आपकी इज्जत करती हैं, इसलिए उनकी चुप्पी का गलत फायदा मत उठाइए। माँ जी हर चीज में अपने से पहले अपने परिवार के बारे में सोचती है। मुझसे मेरी पसंद नापसंद पूछती है। क्या आपने कभी मुझसे पूछा कि मुझे क्या पसंद है और क्या नापसंद? इसलिए दूसरों पर इल्जाम लगाना छोड़ दीजिए मम्मा। भले ही मेरे परिवार के पास आपकी तरह बड़ी गाड़ी ना हो, नौकर वगैरह ना हो, लेकिन उनके पास
मुझे प्यार करने का, मेरे ख्याल रखने का, मुझसे 2 बातें करने का टाइम जरूर है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए आप बार बार माँ जी से बदतमीजी करना बंद कीजिए और वो रहा रास्ता, आप जा सकती हैं। बेटा, ऐसे बात नहीं करते माँ से। नहीं नहीं समधन जी, वो सही कह रही है। मुझे माफ करें, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। चटोरी बीवी। अरे ये क्या बात हुई? बेटी खूब खाए तो भी कुछ खाती नहीं, और बहू बहू जरा सा खाने की शौकीन, तू चटोरी। तुमसे कितनी बार कहा है ये सारी चीजें तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तुम रोज रोज क्यों बनाती हो? रोज रोज कहाँ, कल कहाँ बना था। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है मुझे खाना कितना पसंद है, तो कभी कभी तो चलता है। तुम भी खाकर देखो ना, कितना अच्छा बना है। एक दिन छोड़कर तो तुम रोज ही बनाती हो, कभी कभी कब हुआ? तुम जानती भी हो तुम कितना जंक फूड खाती हो। ये जंक फूड कहाँ है, इसे मैं घर पर बनाती हूँ। तुमको नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन मुझे तो शांति से खाने दो। और ये भाषण ना तुम अपने कॉलेज में जाकर दिया करो, यहाँ नहीं। अब इस भूखी औरत को कौन समझाए कि मैं जो बोल रहा हूँ इसकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, ना कि अपने लिए। शाम को। अरे बच्चों कहाँ हो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मम्मी क्या लाई हो? गर्मा गर्म पकोड़े। अरे वाह, पकोड़े। तुम फिर से कुछ ले आई? खुद तो खाती ही हो, ऊपर से बच्चों को भी ऐसा खाना खिलाती हो। दोनों माँ बेटे का साइज बिल्कुल एक जैसा है। मम्मी देखो ना, पापा मुझे मोटा बोल रहे हैं? कैसे बाप हो तुम? कोई अपने लड्डू जैसे गोल मटोल बेटे को मोटा बोलता है क्या? लड्डू? ये लड्डू नहीं, कद्दू है। कद्दू जी माफ कीजिएगा। खैर बच्चे ये सुनकर रोने लगता है। देखो रुला दिया ना मेरे लड्डू को, बेचारा। ले लड्डू, तू ये पकोड़े खा, हाँ इनको रहने दे, ये ऐसे ही है टेढ़े। शाम को सुरेश के माँ बाप घर आते हैं। ये इतना सारा खाना तूने किसके लिए बनाया हुआ है बहू? माँ जी ये सब खाना हमारे लिए ही है। आप लोग बड़े दिनों बाद हमसे मिलने आए हैं ना, इतना तो बनता है माँ जी। माँ ये जो बोल रही है ना आपके लिए, वो आपके लिए नहीं है, उसने खुद के लिए बनाया है। माँ जी आप ना इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, इनकी तो आदत ही है मजाक करने की। आप खाना खाइए ना। बहू खाना तो बहुत अच्छा बना है, एकदम चटपटा। लेकिन हमारी उम्र में लोग चटपटे से ज्यादा सादा भोजन खाना पसंद करते हैं। ये सही बोल रहे हैं। वो क्या है ना बहू, हम लोगों की उम्र में ऐसा खाना पचने में बहुत टाइम लगता है, नहीं तो ऐसा खाना कौन ना खाना चाहे। तो माँ जी खाइए ना, एक ना एक दिन सबको जाना ही है, तो खाकर क्यों ना जाया जाए। अरे ये तुम क्या बोल रही हो, होश में तो हो। अरे एक दिन सबको जाना है तो क्या सड़क में गाड़ी के नीचे लेट जाए? लगता है खाना तीखा बनाते बनाते बहू की जुबान भी बहुत तीखी हो गई है। बहू सोच समझ के तो बोला करो कि क्या बोल रही हो। माँ जी आप थोड़े दिन और रुक जाइए, मैं आपको रोज ऐसा खाना बनाकर खिलाऊंगी, फिर तो आपका पेट भी इसकी इजाजत दे देगा। बेटा लड़का है, बहू ऐसा खाना खिलाकर मेरा पत्ता जल्दी काटने का सोच रही है। भगवान बचाए ऐसी बहू से। ठीक है माँ जी, लेकिन थोड़ा खाना और तो लीजिए। नहीं नहीं बहू, मेरा बस हो गया। और ससुर जी आपको तो लेना ही होगा। अरे नहीं बहू रहने दो, मेरा भी बस हो गया। वो क्या है ना, मुझे डॉक्टर ने आजकल कम खाने को कहा है। अरे पूछना बंद करो, तुम्हें समझ में नहीं आता। वो इस खाने को खाना नहीं चाहते। ये खाना हम ही क्या, अगर कुत्ते बिल्ली को भी खाने को दोगी ना तो वो भी ना खाए, इतना तीखा है। तुम तो अपना मुंह बंद ही करो, तुम लोग नहीं खाओगे तो क्या हुआ, मेरा प्यारा बेटा जरूर खाएगा। इतने में बच्चा दौड़ कर आता है। लो आ गया, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। खिलाओ इसको और गेंडा बना दो। अरे लड्डू,
ये लड्डू कद्दू में कैसे बदल गया? कितना मोटा हो गया है। सच्ची दादी मैं मोटा हो गया क्या? लेकिन माँ तो बोलती है मैं वैसा का वैसा ही हूँ, 1 इंच भी नहीं बढ़ा। अरे कितना कमजोर है मेरा बच्चा। हाय मेरा बच्चा। सच कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें 1 इंच भी नहीं बढ़ने दिया, बस पेट बाहर आता जा रहा है। माँ जी ये आप क्या बोल रही हैं? कहाँ है मेरा बेटा मोटा? इसे तो तंदुरुस्त बोलते हैं। तब तो मुझ जैसे को हड्डी बोलते होंगे ना। आप सभी लोग ना मेरे बेटे और मेरा मजाक मत उड़ाइए। चल बेटा हम चलते हैं हमारे कमरे में, वहीं जाकर खाएंगे। ऐसे ही सुरेश की बीवी कुछ न कुछ नया बनाकर खाती रहती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ? क्यों नाटक कर रही हो? अगर तुम मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ये सब कर रही हो तो। नहीं जी, मुझे सच्ची में बहुत दर्द हो रहा है, इतना दर्द जैसे पेट में आग लग गई हो। क्या सच्ची में? क्या खाया था? आग पेट में लग गई? कैसे? मैं दर्द से परेशान हूँ और आपको मजाक लग रहा है। मैं ये दर्द नहीं सह पाऊंगी, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए प्लीज। पागल, डॉक्टर के पास नहीं, तुझे तो किसी खाने के ठेले में खड़ा कर देते हैं। क्यों? वहीं जाकर तुम ठीक हो जाओगी। सुरेश अपनी बीवी को पास के हॉस्पिटल ले जाता है और उसे दिखाता है। डॉक्टर जी क्या हुआ है? मेरी बीवी को ऐसा क्यों लगता है जैसे उसके पेट में आग लगी है? कहीं ये। पति डर सा जाता है, लेकिन तभी अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो क्या है ना, लगता है आपकी बीवी कुछ ज़्यादा ही तीखा खाना खाती है। अब आजकल की औरतें कहाँ ऐसा खाना खाती हैं, लेकिन अब इसी के कारण इनके पेट में इन्फेक्शन हो गया है। अच्छा, तो डॉक्टर ये इन्फेक्शन सही कैसे होगा? ये तो तीखा खाना छोड़ ही नहीं सकती। नहीं छोड़ सकती तो क्या होता है? अरे भैया, इनको तीखा और बाहर का खाना बंद करना ही होगा, नहीं तो ये इन्फेक्शन फैल गया तो अच्छा नहीं है। इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर तो ये गजब सा फिगर है ना भाभी जी का वो अम्मी जी जैसा हो जाएगा। बाकी भाभी जी की मर्जी। नहीं नहीं, मैं मोटी आंटी जैसी नहीं बनना चाहती, पर डॉक्टर साहब, अच्छा मैं ये सब खाना छोड़ दूंगी। पति डॉक्टर को देखता है और फिर, तुमने सुना डॉक्टर की बात? तुमसे कितनी बार कहा मैंने, लेकिन तुम नहीं मानी। अब कर दी ना अपनी तबीयत खराब, और खाओ तीखा चटपटा खाना। तुम अब चिढ़ाओ मत मुझे। अच्छा तुम ये डॉक्टर से पूछ कर आओ ना कि हफ्ते में 1 दिन खा सकते हैं क्या? उस वक्त तो डर के मैंने बोल दिया था, लेकिन अब मुझे मुश्किल लग रहा है। यहाँ जान पर बनाई है और इसको खाने की पड़ी है। अभी भी आधी रात को मेरी नींद खराब कर तुमको अपने खाने की चिंता हो रही है। यार कुछ तो सुधर जाओ। तभी सास बच्चे को लेकर आती है। बेटा, ये छोटू भी पता नहीं क्यों पेट पकड़ कर बैठा है, जरा देख ले। अब इसे क्या हो गया? माँ, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं इन दोनों का ही ऑपरेशन ना करवाना पड़ जाए। अरे पर तू पैसे कहाँ से लाएगा? वैसे बहू के गहने हैं ना, उसे बेच सकते हैं हम। नहीं नहीं, मेरे गहनों की ओर ना देखना। मैं वादा करती हूँ, मैं चटोरे खाने की ओर नजर भी नहीं लगाऊंगी। मम्मी ये आप क्या कह रही हो? हाँ बेटा, मेरी गलती है कि मैंने इतना चटोरा तुझे बना दिया, मुझे माफ कर दे। दसवीं पास बहू। काजल की शादी सुमित के साथ हो गई। काजल के माँ बाप का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो जाने की वजह से उसकी पढ़ाई 9th क्लास के बाद हो नहीं पाई, क्योंकि काजल को उसके मामा जी ने पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन उसे पढ़ाया लिखाया नहीं। काजल के अच्छे नेचर और उसकी सुंदरता को देखकर सुमित को वो पसंद आ गई और सुमित ने काजल के साथ शादी कर ली। शादी के बाद हमारी बहू भले ही कम पढ़ी लिखी है, लेकिन लाखों में एक है। सही कहती हो। पड़ोस वाले शर्मा जी अपनी बहू से बड़े परेशान हैं, उनकी कोई बात ही नहीं सुनती। अरे लेकिन हमारी काजल, वो तो हमारा खूब कहा मानती है।
और घर का काम भी कितने अच्छे से करती है। सही कहती है मम्मी, पहले मुझे भी लगता था आजकल के जमाने में सिर्फ 9th क्लास पास लड़की कुछ अजीब लगता है, लेकिन घर उसने कितने अच्छे से संभाल लिया है। अब बेटा पढ़ाई तो वो अपनी परिस्थितियों की वजह से नहीं कर पाई, लेकिन बाकी काम तो अच्छा ही करती है। अच्छा मम्मी, शाम को मेरे ऑफिस के दोस्त और उसकी वाइफ घर पर आ रहे हैं काजल से मिलने के लिए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकर आओ तुम्हारे दोस्तों को। शाम के वक्त, काजल ये मेरा दोस्त अजय है और ये उसकी पत्नी सोनाली। हेलो काजल, हाउ आर यू? आर यू वर्किंग समवेयर? माफ करना जी, मैं आपकी बात समझ नहीं पाई। आई एम सॉरी, मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि क्या तुम कहीं पर जॉब करती हो या हाउसवाइफ हो? जॉब? आपका मतलब नौकरी ना, लेकिन वो मैं कैसे कर सकती हूँ? ये तुम्हारी वाइफ क्या कह रही है? क्या तुम अपनी वाइफ को जॉब नहीं करवाना चाहते? अरे नहीं नहीं दोस्त, वो बात नहीं है। एक्चुअली काजल सिर्फ 9th पास है ना, इसलिए। Oh my God! Are you serious? सुमित आजकल के ज़माने में और सिर्फ 9th पास? आजकल तो गांव की लड़कियां भी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करती है। काजल, क्यों पढ़ाई नहीं की तुमने? बस मेरे सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाई जी। सुमित को अपने दोस्तों के सामने बहुत अजीब लगता है कि सब लोग इतने पढ़े लिखे हैं और उसकी बीवी सिर्फ 9th पास है, लेकिन वो काजल को बहुत पसंद करता था, इसलिए वो काजल से कुछ नहीं कहता। लगता है इनको इनके दोस्त के सामने बहुत अपमान जैसा महसूस हो रहा है। मुझे आगे की पढ़ाई करनी चाहिए, कम से कम 10वीं पास करना तो बहुत ज़रूरी लगता है। अगले दिन, मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी जी। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? मम्मी जी, दरअसल मैं ना 10वीं क्लास की पढ़ाई करना चाहती हूँ, 10वीं पास करना चाहती हूँ। लेकिन बेटा अब घर के इतने सारे काम, जिम्मेदारियों के बीच तुम 10वीं की पढ़ाई कैसे करोगी? पापा जी, मेरा बहुत मन है, प्लीज़ मना मत करिए ना जी। अरे ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी इच्छा, तुम 10वीं का फॉर्म भर दो। काजल खुश होते हुए वहां से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद, मम्मी, क्या आपने सच में खुश होकर काजल को आगे की पढ़ाई करने की परमिशन दे दी? मेरा मतलब है वो पढ़ाई करेगी तो घर का सारा काम, जिम्मेदारी कौन संभालेगा? अरे देखो बेटा, काजल हमारा इतना ख्याल रखती है, अब उसने हमसे परमिशन मांगी थी तो हम कैसे मना कर देते। और वैसे भी एक बार एग्जाम देने दो, उसका मन रह जाएगा। तुम्हें क्या लगता है अब शादी के बाद 10वीं की परीक्षा पास करना आसान होता है क्या? अरे कुछ हो या ना हो, पर अगर हम मना कर देते तो उसे बुरा लग जाता ना। हाँ वैसे आपकी बात तो ठीक है मम्मी पापा, हमें काजल का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे भी एग्जाम पास करना बहुत मुश्किल सी बात है। 1 महीने के बाद, मम्मी जी, मुझे 10वीं का एग्ज़ाम देना था, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अरे क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे। मम्मी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसी हालत में मुझसे पढ़ाई और काम दोनों चीज़ें नहीं हो पा रही है। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम अंदर कमरे में जाकर आराम करो, हम कुछ सोचते हैं। काजल के जाने के बाद, मैंने कहा था ना, इसे अपने मन की कर लेने दो। हम मना करते तो बेकार में बुरा मान जाती। अब प्रेग्नेंट हो गई है, पढ़ाई तो वैसे ही नहीं कर पाएगी। सही कहती हो तुम, लेकिन मुझे लगता है कि बहू का 10वीं पास करने का बहुत मन था। मम्मी, उस दिन जब मेरे दोस्त घर पर आए थे ना, तो मैंने काजल का चेहरा देखा था। वो बहुत उदास हो गई थी, शायद उन लोगों के सामने खुद को काफी नीचा महसूस कर रही थी। अरे लेकिन बेटा, हमने तो परमिशन भी दे दी ना। अब प्रेगनेंसी और घर की जिम्मेदारियों के चलते कैसे सबको संभालेगी? मम्मी, मैं भी चाहता हूँ कि काजल 10वीं पास करे और अपनी जिंदगी में कुछ बन जाए, लेकिन बेटा हम कर भी क्या सकते हैं? वो माँ बनने वाली है, उससे नहीं हो पाएगा। 1 सप्ताह के बाद, मम्मी, मैंने सोच लिया है कि काजल 10वीं पास करके ही रहेगी। मैंने अपनी कंपनी में 3 महीने की छुट्टी डाल दी है। अरे लेकिन क्यों बेटा, तुमने 3 महीने की छुट्टी क्यों डाल दी? एग्जाम तो काजल को देना है, तुम्हें नहीं। और तुम्हारे छुट्टी लेने से क्या होगा? पढ़ाई तो काजल को करनी है ना। देखो मम्मी, उसकी तबीयत और घर के काम, इन सब के चलते वो पढ़ाई नहीं कर पाती, तो अगले 3 महीने के लिए जो भी काम काजल करती है वो सब मैं करूंगा। अच्छा,
तो तुम ये चाहते हो कि काजल सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। बिल्कुल मम्मी, एक बार अगर अपनी बीवी की मदद नहीं की तो जिंदगी में फिर क्या किया। अगर हमारा बेटा अपनी बीवी के लिए इतना कुछ सोच सकता है तो हमें भी कुछ करना चाहिए। बात तो आपकी सही है। ठीक है बेटा, तू मेहनत करके काजल को पढ़ाने लिखाने का काम कर, घर की जिम्मेदारी मेरी। और देखो बेटा, रही बात तुम्हारी नौकरी से छुट्टी लेने की, तो कुछ दिन मैं अपनी दुकान पर जमकर काम करूंगा ताकि हमें पैसों की कोई परेशानी ना आए। ये हुई ना बात। आपके जैसे मम्मी पापा हो तो फिर डरने वाली कोई बात ही नहीं है। जिसका आप लोगों के जैसा परिवार हो जी, उसे तो अपनी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। अब देखिएगा, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी जी। 3 महीने बाद काजल की एग्जाम भी हो जाती है और उसके रिजल्ट का दिन भी आ जाता है। अरे बेटा जल्दी देखो, हमारी बहू पास तो हो गई ना। अब हम सब ने मिलकर काजल की एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की है बेटा। ये सिर्फ उसका नहीं, हम सबका रिजल्ट है। लेकिन मम्मी, उसका रोल नंबर तो कहीं मिल ही नहीं रहा। आप सबसे पहले 3rd डिवीजन और फिर 2nd डिवीजन में देखिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा तो मैं कर भी नहीं सकती थी जी। अरे वही तो कर रहा हूँ काजल, तुम्हारा नाम तो 1st डिवीजन में भी नहीं है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं ना कि हमारी बहू 10वीं में फेल हो गई। अरे ये तो बहुत गलत हुआ। हम सब ने तो उसका पूरे मन से साथ दिया था और मैंने तो 3 महीने के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। लगता है मेरी किस्मत में पास होना लिखा ही नहीं है जी। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप सबको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी जी। तभी अचानक सुमित की नजर टॉप करने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट पर पड़ती है। अरे काजल, तुम्हारा नाम तो मेरिट की लिस्ट में है। देखो, यहाँ तुमने चेक ही नहीं किया। क्या बात कर रहे हो बेटा, हमारी बहू का 10वीं के मेरिट लिस्ट में नाम। अरे वाह वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। हम सबकी मेहनत रंग लाई। मेरिट में मैं अकेली नहीं, मम्मी जी, पापा जी, सुमित जी, हम सब आए हैं। और ये आने वाला बच्चा भी, ये भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बीवी ने अपना नाम रोशन करके दिखाया है। लेकिन इस सब के पीछे आप लोगों का पूरा सपोर्ट और मेहनत थी जी। अकेले तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। अभी रिजल्ट को आए हुए कुछ ही दिन बीते थे कि काजल के पास एक फोन आता है। आपके मेरिट में आने की वजह से हमारी कंपनी आपको एक जॉब और आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देना चाहती है। थैंक यू सो मच जी। इतना कहकर काजल फोन रख देती है और ये बात अपने परिवार वालों को बताती है। अब देखना, मैं सारी दुनिया को बताऊंगा, मेरी बीवी 9th पास नहीं, टॉपर है, टॉपर। और मैं भी सबको कहूंगी कि मेरी बहू सुंदर भी है, घर के काम भी कर लेती है और 10वीं पास भी है, और अब तो उसके हाथ में बढ़िया नौकरी और पैसे भी है। जब सास ने खा ली हंसने वाली दवा। कुसुम अपनी बहू सुरभि और बेटे ऋतिक के साथ रहती थी। कुसुम के पति सुरेश काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर ही रहते थे। एक दिन वो अपने घर आए और कुसुम के लिए बहुत सारी दवा लेकर आए। भाग्यवान, कहाँ हो तुम? अरे आ गए आप। इस बार बहुत दिनों में आए, और मैंने आपको जो घुटनों के दर्द की दवाई लाने के लिए कहा था वो तो लाए हैं ना आप? हाँ हाँ, तुमने जो भी कहा था वो सारी चीजें ले आया हूँ। बस अब एक गिलास पानी तो पिला दो। सुरभि, ए सुरभि, एक गिलास पानी तो लाना। सुरभि जल्दी से पानी लेकर आती है। सुरेश सुरभि के सर पर हाथ रखता है और उसका हालचाल पूछता है। बहू, ये तुम्हारी सास के लिए मैं कुछ दवाई लाया था, तुम देख लो ये दवा। तुम्हारी सास तो है बुलक्कड़, किसी और दवाई की जगह कोई और दवाई खा लेगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सुरेश एक एक करके सुरभि को दवाई बताने लगा। देखो, ये घुटने के दर्द की दवा है, यह घुटनों के दर्द के लिए मालिश का तेल है, रोज रात को मालिश करनी है इससे। ये बीपी की दवा और ये कमर दर्द की। एक दवाई की शीशी हाथ में लेकर कहते हैं।
लेकिन ये दवाई किस चीज की है? लगता है मेडिकल वाले ने गलती से दे दिया। सुरेश कुछ दिन अपने घर वालों के साथ रहता है और फिर शहर से बाहर चला जाता है। सुरभि रोज अपनी सास को दवाई दे देती है, लेकिन एक दिन वो घर के काम में बहुत व्यस्त होती है और अपनी सास को दवाई देना भूल जाती है। लगता है सुरभि को आज बहुत ज्यादा काम है। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही दवा ले लेती हूँ। अरे वाह, ये दवाई तो बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ी सी और पी लेती हूँ। इस तरह कुसुम थोड़ी थोड़ी करके हंसते वाली दवाई की पूरी बोतल ही पी लेती है। माँ जी, आज मेरे मायके वाले आ रहे हैं, भैया का फोन आया था। क्या कहा, मायके वाले? अरे तो तू यहाँ क्यों खड़ी है? खाने में कुछ अच्छा सा बना ले। माँ जी, आप इतना हंस क्यों रही हो? आप मेरे मायके वालों का मजाक तो नहीं बना रही हो ना? नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ मजाक बना रही हूँ। मैं तो बस बता रही हूँ। माँ जी, आप झूठ भी बोलती हैं। आप अभी तो हंस रही थी। कुसुम हंसती ही रहती है। सुरभि वहां से चली जाती है और खाने की तैयारी में लग जाती है। थोड़ी देर बाद सुरभि का भाई और सुरभि की माँ आते हैं। कुसुम उन्हें अंदर बिठाती है और अपनी सास को बुला लाती है। समधन जी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे? आंटी जी, आप इतना हंस क्यों रही हो? मैं कहाँ हंस रही हूँ बेटा। जब कुसुम लगातार हंसी जा रही थी तो उन्हें इंसल्ट फील हुई और वे वहां से जाने लगे। अच्छा बहन जी, हम चलते हैं। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरभि की माँ जा ही रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया और वो बहुत तेज गिरी। माँ, आप ठीक तो हैं? अरे बहन जी, आप ठीक तो है? आपको चोट तो नहीं लगी ना? आप मुझसे पूछ रही हैं या मेरा मजाक उड़ा रही हैं? बहन जी, पहले तो आप इतनी बदतमीज नहीं थी, लेकिन अब क्या हो गया है आपको? माँ, आप ठीक तो है ना? अंदर चलिए, मेरे कमरे में आराम कर लीजिए। नहीं सुरभि, हम जा रहे हैं। हमें अपना मजाक और उड़वाने का शौक नहीं है। और सुरभि, तुम अपनी सास का इलाज कराओ। इस तरह सुरभि के मायके वाले चले गए तो सुरभि का गुस्सा चौथे आसमान पर था। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, आपने मेरे भाई और मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया? अगर आपको उनका यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो आप मुझसे बोल देती। इस तरह उनकी इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी? नहीं बहू, मैंने कुछ नहीं किया। अरे भला मुझे क्या पड़ी है जो तेरे घर वालों का मजाक उड़ाऊंगी? देखिए देखिए माँ जी, आप अब भी हंस रही हैं। आपसे तो बात करना ही बेकार है। सुरभि वहां से चली जाती है। अगली सुबह सुरभि को बहुत तेज बुखार हो जाता है और कुसुम उसे आवाज लगाती हुई उसके कमरे में जाती है। सुरभि, सुरभि, क्या हुआ? अभी तक सो रही हो तुम? क्या हो गया? माँ जी, मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है। अच्छा, ठीक है, ऋतिक को बुलाती हूँ। माँ जी, मुझे बुखार आ रहा है और आप हंस रही हैं। अरे नहीं बहू, मैं कहाँ हंस रही हूँ? वो तो मेरी हंसी रोक ही नहीं रही है। माँ जी, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो मैं आपका कितना ख्याल रखती हूँ और आप मुझ पर हंस रही हो। चले जाओ आप यहाँ से। बहू सुन तो सही। नहीं माँ जी, आप जाओ यहाँ से। अब तो आपके बेटे ही आपसे बात करेंगे और मैं पापा जी को भी बताऊंगी कि आजकल आप क्या कर रही हैं। जब ऋतिक घर आया तो सुरभि ने उसे सारी बात बताई। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। माँ तो तुमसे बहुत प्यार करती है, फिर वो तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का मजाक क्यों उड़ाएंगी? खैर अभी छोड़ो इस बात को, अभी तो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी दवाई ले आते हैं। कुछ दिन में सुरभि ठीक हो गई। एक दिन ऋतिक को पता चला कि उसकी मौसी के बेटे राहुल की तबीयत बहुत खराब है, तो वो अपनी माँ और पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। मौसी जी, कैसे हैं राहुल भैया? बेटी,
इतने दिन हो गए मेरे राहुल को बीमार हुए, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा। अरे छोटी, हुआ क्या है राहुल बेटे को? कुछ बता तो सही। माँ, आप हंस क्यों रही हो? कहाँ हंस रही हो बेटा? मैं तो अपनी बहन के बेटे के लिए परेशान हूँ। माँ, ये क्या तरीका है? रहने दे बेटा, ये तो मैंने सुना था कि मुसीबत में साया भी साथ छोड़कर चला जाता है। आज मैंने देख भी लिया। अरे नहीं बहन, मैंने ऋतिक और राहुल में ना कभी कोई फर्क नहीं किया। फर्क तो दिख रहा है कुसुम दीदी। अगर आपके बेटे की तबीयत खराब होती तो आप ऐसे हंसती क्या? ऋतिक बेटा, ले जा अपनी माँ को यहाँ से। ऋतिक बहुत गुस्से में अपनी माँ से बात करने लगा, लेकिन कुसुम तो सिर्फ हंसे ही जा रही थी। ऋतिक ने अपने पापा को फोन करके बुलाया और उन्हें सारी बात बता दी। बेटा, तेरी माँ तो अपने घर वालों से बहुत प्यार करती है और वो बहुत समझदार है। वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। जरूर कोई ना कोई बात है। कल मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। शाम को खाना खाने के बाद सुरभि कुसुम को दवाई देने के लिए गई तो उसने देखा कि दवाई की वो बोतल तो बिल्कुल खाली थी जो सुरेश गलती से ले आया था। सुरभि ने वो बोतल सबको दिखाई। अरे, ये दवाई तो गलती से आ गई थी और मुझे तो पता भी नहीं कि ये किस मर्ज की दवाई है। कुसुम, क्या तुमने ये दवाई पी थी? हाँ जी, एक दिन जब बहू काम में लगी थी ना, तो मैंने ये दवाई पी कर देखी थी। मुझे दवाई बहुत स्वादिष्ट लगी तो मैंने सारी पी ली। माँ, आपको दवाई स्वादिष्ट लगी? अरे, आप भी बच्चों जैसी बात करती हो। ऐसे कोई भी दवाई नहीं पीनी चाहिए, इससे कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। मैं अभी डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ। ऋतिक डॉक्टर के पास गया और कुछ देर में वापस घर आकर सबको बताया। माँ ने जो ये दवाई खाई है ना, ये हंसने वाली दवाई है और माँ ने एक साथ बहुत मात्रा में दवाई खाई है, तो इसका असर थोड़े समय तक तो रहेगा। उसके बाद माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा हुआ जो तू डॉक्टर से पूछ कर आया, नहीं तो हंसते हंसते मेरा पेट ही दुख गया है। तुम जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती घर पर ही रहना, और घर पर कोई मेहमान आए तो उससे बात मत करना। आप ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा ही करूंगी। अब मैं बिल्कुल हंसूंगी। कुसुम की बात सुनकर सभी हंस पड़े।